आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, यानी कि रासायनिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे। इसमें हम आपको रासायनिक विज्ञान के सबसे पहला चैप्टर बताएंगे। इसका नाम है रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी तरह समझना है तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए। आपको हम बेसिक से एक एक बात बताएंगे, बस आप लोग कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखें। इस पूरे चैप्टर में जितने वीडियो डालेंगे आप सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको केमिस्ट्री बेहतर तरीके से समझ में आ सके। जो कि अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं कि केमिस्ट्री हार्ड चैप्टर है, समझ में नहीं आता है। हम लेकिन पूरे दावे के साथ कहते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो हम आपको अच्छी तरह से, बहुत आसान लगेगा। आप केमिस्ट्री अच्छे तरह सभी विषय की तरह आप समझ पाइएगा। देखते रहेंगे। जो कि बता दें कि रासायनिक अभिक्रियाएं इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जो कि ऑल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जा सके। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पहला चैप्टर है, और शुरू से बताएंगे बेसिक चीज़ और अंत तक कर देंगे। जो कि केमिस्ट्री में एक भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि आपसे न बन जा सके। आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, समीकरण क्या होता है, समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में बताएंगे। फिलहाल आपको हम इस चैप्टर के लिए बेसिक चीज़ बताते हैं। इससे जान करके आप पूरे चैप्टर को अच्छी तरह समझिएगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो इस पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको ऊपर बाउंस कर जाएगा, आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो इस बेसिक पॉइंट को ज़रूर समझें, पूरे वीडियो को ज़रूर देखें। कुछ तत्व होते हैं असंख्यक और परमाणु संख्या, इनके हम पूरे 30 होते हैं। बेहतर तरीके से पढ़ना है तो इसके बारे में हम बताते हैं। आप इसको ज़रूर अच्छे तरह से याद करिएगा और याद रखना है। इसका यूज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में यूज होता है। जो कि पहला पर 25-30 होते हैं। तो पहला पर आता है हाइड्रोजन। पहला पर जो आता है हाइड्रोजन आता है, जिसका परमाणु संख्या 1 होता है। हीलियम और परमाणु संख्या 1 होता है। अब दूसरा नंबर पर आता है हीलियम, He होता है, जिसका परमाणु संख्या 2 होता है। लिथियम परमाणु संख्या 3 होता है। बोरॉन B परमाणु संख्या 4 होता है, 5 होता है। C होता है, जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। नाइट्रोजन का N, जिसका परमाणु संख्या 7 होता है। ऑक्सीजन का O, जिसका परमाणु संख्या 8 होता है। इसी प्रकार नीचे बहुत सारे संकेत दिए गए हैं। आपको हम 25-30 बता देते हैं, ऑक्सीजन तक बताए थे। आप देखिएगा, ऑक्सीजन का 8 बताए थे। तो देखिएगा 9 में फ्लोरियम है, तो F, जिसका परमाणु संख्या 9 होता है। नियोन का Na होता है, जिसका परमाणु संख्या 10 होता है। सोडियम का Na होता है, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। मैग्नीशियम का Mg, जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। एल्युमिनियम का Al, जिसका परमाणु संख्या 13 होता है। हाँ, सिलिकॉन का S है, जिसका परमाणु संख्या 14 होता है। फास्फोरस का P, जिसका परमाणु संख्या 15 होता है। S, जिसका परमाणु संख्या 16 होता है। नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो क्लोरीन होता है, Cl का 17 होता है। आर्गन का Ar 18 होता है। पोटेशियम का K होता है, परमाणु संख्या 19 होता है। कैल्शियम का Ca होता है, जिसका परमाणु संख्या 20 होता है। अस्कैडियम का Ag, जिसका परमाणु संख्या 21 होता है। टाइटेनियम का Ti होता है, जिसका परमाणु संख्या 22 होता है। वनाइडियम का V, जिसका परमाणु संख्या 23 होता है।
उसके बाद क्रोमियम का परमाणु संख्या Cr होता है, जिसका परमाणु संख्या संकेत C होते हैं, परमाणु संख्या 24 होता है। मैग्नीशियम का Mn, जिसका परमाणु संकेत Mg होता है, परमाणु संख्या 25 होता है। 27वां नंबर देखें, कोबाल्ट आता है CO, जिसका परमाणु संख्या 27 होता है। निकेल का संकेत Na, जिसका परमाणु संख्या 28 होता है। कॉपर Cu, जिसका परमाणु संख्या 29 होता है। जिंक जस्ता Zn बोलते हैं, परमाणु संख्या 30 होता है। कुल मिलाकर के 30 संकेत होते हैं। आपको इस सीरियल नंबर से बताएं, पहला नंबर पर आता है हाइड्रोजन 1 आता है, दूसरा नंबर पर 2 होता है। कुल मिलाकर 30 आपको संकेत तत्वों को बताएं। आप इस अच्छे तरह से ध्यान में रखना है। जब आप आगे केमिस्ट्री को पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पूरा उपयोग आता है। आपको ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, आपको पूछेगा कि निकेल का परमाणु संख्या क्या होता है। आपको पास सबसे ऑप्शन दे देगा 27, 28, 29, 30। आपको अगर पता रहेगा तब तो निकेल का संकेत का दीजिएगा, तो आपको इस पता नहीं रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव छूटेगा और सब्जेक्टिव छूटेगा। आपको जस्ता का पूछ दिया Zn, तो परमाणु संख्या 30 होता है। इस प्रकार से आपको पूरा संकेत आपको याद रखना है। अब चलिए, अब उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, हम लिखे हैं, तो इस पूरा ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूरा इम्पोर्टेंट है, आप इस पूरा क्वेश्चन को देखें और एक से याद रखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको पहले बता दी है कि सबसे पहले आपको हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं? अभी तक पूरे तत्व कितने हैं? 114 हैं। अभी तक कुल तत्व 14 हैं। 114 होता है कुल तत्व। धातुओं की संख्या कितना होता है? धातुओं की संख्या 92 होता है। 92 अधातु पूछा जाए तो अधातुओं की संख्या 22 होता है। धातु, धातु, उपधातु, 3 तरह के धातु होते हैं, 22 होता है। अधातु की संख्या 22 है। निष्क्रिय गैसों के नाम लिखें। अक्रिय गैस बोला जाता है, नोबेल गैस बोला जाता है निष्क्रिय गैस के। निष्क्रिय के जगह पर आपको नोबेल लिख दिया, अक्रिय लिख दिया, तो आप घबराएं न, तीनों एक ही नाम है। या फिर नोबेल रहे, ये तीनों एक ही नाम है, ध्यान रखना है। तीनों में से कोई लिखा रहे नोबेल गैस है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रोस्टॉन, जियोन, रेडॉन, आर्गन। आपको 6 याद रखना। निष्क्रिय में 6 होता है। निष्क्रिय, नोबेल, अक्रिय, ये तीनों एक ही गैस है। देखिएगा ये अगला नंबर, किस तत्व को चाकू से काटा जाता है? आपको कौन सा ऐसा तत्व है चाकू से काटा जा सकता है? चाकू से कौन सा काटा जा सकता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये न होता है, पोटेशियम का के होता है। याद करना है, क्योंकि आपको सब संकेत याद हो जाए। 3 चाकू से काटा जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन क्या है? आपको पूछा जाता है कार्बन क्या है, धातु कैसा है? धातु एक अधातु है, नॉन मेटल है, जो कि आपको एक अधातु है, नॉन मेटल है। कार्बन के मुख्यतः कितने अवरूप होते हैं? कार्बन के कितने मकरूप होते हैं? अवरूप 2 अवरूप होते हैं, पहला हीरा और दूसरा ग्रेफाइट होता है। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में आपको हम आगे बताएंगे। अगर आपको से पूछा जाए कि दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान रखें।
दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कठोर पदार्थ हीरा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रूप से हीरा होता है। अभी ये ना बताएं दोस्तों, प्राकृतिक रूप से हीरा होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है? हीरा का क्रांतिक कोण आपको 24 डिग्री होता है। हीरा का क्रांतिक कोण 24 डिग्री होता है। हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बता देते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। पदार्थ दो तरह के होते हैं, कुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि हीरा से ऊष्मा और विद्युत आर पार नहीं जा सकता है। हीरा के बारे में आपको एक कुचालक होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट कुचालक होता है, सुचालक होता है। हीरा देखिए, हीरा जो है विद्युत का कुचालक है, वह कुचालक है। और ग्रेफाइट जो है कि मुलायम होता है, अपवाद आता है, बल्कि यह धातु है। अधातु होते हुए बल्कि ये चमकदार होता है। आपको अपवाद के श्रेणी में रखा गया ग्रेफाइट के। अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों अधातु होते हुए भी चमकदार होते हैं, कुचालक होता है। पांचों पॉइंट ध्यान से याद रखना है। आपको अगर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाए कि 1 से 30 तक परमाणु संख्या लिखा जाए, पूरे तत्व संकेत कर लिखा जाए, तो नाम लिखना है तो लिखिएगा सारे तत्व 30 ऐसे ही लिखना है। आपको 1 से 30 तक लिखना है। सभी का नाम क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, क्योंकि आपको इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। यहाँ वाला पॉइंट देखिए कि कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है। देखिएगा दोस्तों कि कौन सा ऐसा धातु है से किस धातु को कौन सा धातु हटा जा सकता है। सक्रिय धातु जो होता है सो उससे कम धातु वाला को हटा देता है। कौन धातु किसको हटाएगा नहीं हटाएगा, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ समझने पड़ेगा। आप देखिएगा कि क्या है। पहला हटा सकता है, से देखिएगा कि Li होता है लिथियम, फिर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर Mg है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम है Al, जिसका Z है जिंक, लोहा भी बोलते हैं, टीन जो आयरन होता है, शीशा होता है Pb, चांदी, सोना, प्लेटिनियम। आपको समझना है कि कौन सा धातु किस धातु को हटाएगा। आपको नीचे वाला तत्व, एक से नीचे वाला तत्व जल या वायु से भी क्रिया नहीं करते हैं। आप इससे आगे कॉपी पर सीरियल बाय सीरियल लिखे हैं, आप इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। आपको बहुत महत्वपूर्ण ई वीडियो है। जल से वायु को अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिएगा नीचे यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, देखिएगा हाइड्रोजन से नीचे वाला जितने भी सारा तत्व होते हैं ये सब क्या होता है, आर्गन, चांदी, टीना, टाइटेनियम, जल से वायु से भी क्रिया नहीं करता है।
आपको पूछ दिया जाए कि 5 ऐसे तत्व का नाम बताएं जो जल या वायु से भी क्रिया नहीं करता है। बस आपको एक से नीचे वाले तत्व को नाम बोल देना है, जो कि ये दूसरा पॉइंट है, ऊपर वाला तत्व के नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होते हैं। ऊपर वाला तत्व होते हैं जो नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले Li लिथियम है जिसका पोटेशियम K है, सोडियम है Na। नीचे बढ़ेंगे तो आपको सक्रियता धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे धीरे नीचे बढ़ेंगे तो आपका सक्रियता घट जाता है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो आपको सक्रियता बढ़ता चल जाएगा। समझना है कि सक्रिय जो है सो लिथियम सबसे ऊपर है, अधिक सक्रिय है। पोटेशियम है जो कम सक्रिय है। पोटेशियम से अधिक सक्रिय लिथियम होगा। उसके नीचे सोडियम है, सोडियम से अधिक सक्रिय पोटेशियम हो जाएगा। कैल्शियम है तो कैल्शियम से अधिक सक्रिय सोडियम हो जाएगा, यानी ये चारों हो जाएगा। नीचे वाला से बहुत सक्रिय कम होता है। ऐसे नंबर 1, 2 से अधिक सक्रिय है। नंबर 1 यानी कि जो लिथियम है नंबर 2 से अधिक सक्रिय है। यानी कहने का मतलब है कि आपको लिथियम जो है पोटेशियम से अधिक सक्रिय है। यानी जो पहला से दूसरा अधिक सक्रिय है, यानी Li से K जो है पोटेशियम अधिक सक्रिय है। तो सोडियम से अधिक सक्रिय कौन हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। और Ca जो कैल्शियम से सोडियम अधिक होगा। और Al से जो है नीचे वाले तत्व से पूरे ऊपर वाले तत्व जो है अधिक सक्रिय होते हैं। ऊपर वाले तत्व जो है नीचे वाले तत्वों को हटाते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को नहीं हटाते हैं। आपको हटाने वाला क्या होता है, आपको दिमाग में आ रहा होगा। जब आप लोग समीकरण को संतुलित करिएगा तो आपको कौन सा तत्व किसको हटाएगा, आपको विस्थापन होता है, जो आपको हम आगे बताएंगे। विस्थापन में आपको वहाँ पर ज़रूरत होता है ऊपर वाला तत्व जो है नीचे वाले तत्वों को हटा जा सकता है। 8वां नंबर है Fe। 9वां नंबर T है, Na। ऊपर वाला तत्व है जो टीन को हटा सकता है, क्योंकि ऊपर वाला तत्व अधिक सक्रिय होता है। जैसे में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लेड को हटा जा सकता है। आप लोग इस प्रकार समझिए कि ऊपर वाला जो है सो सीनियर और नीचे वाला जूनियर है। आप देखिएगा ये सब जो है 7वां 8वां 9वां, ऊपर वाला जो जितना है सब सीनियर है, नीचे वाला सब जूनियर है। कभी सीनियर जो है जूनियर को नहीं हटाएगा, जो सीनियर है वही जूनियर को हटाएगा। नीचे वाला जूनियर कभी नहीं ऊपर वाले को यानी सीनियर को नहीं हटाएगा। देखिएगा आप, 1 3 को हटा सकता है लेकिन 3 1 को हटाएगा नहीं। आपको हम समझाने की बात कर रहे हैं। ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को नहीं हटाया जा सकता है। आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं, देखिए Mg ठंडा, जल से भी क्रिया नहीं करता है। कह रहा है कि Mg जो है कभी ठंडा जल से भी क्रिया नहीं करता है। आप लोग इसको ध्यान रखना है कि ठंडा जल से भी क्रिया नहीं करता है Mg। आपसे इसके आगे नेक्स्ट में आपको ऑब्जेक्टिव देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है। ये चारों में से अधिक सक्रिय कौन सा है देखिएगा, आपको याद रखिएगा तभी आपको होगा। आप देखिएगा 3 हो जाएगा। संकेत आपको याद रखना है, क्योंकि सोडियम का संकेत क्या होता है, Na होता है। जिंक तो आपको याद रखना चाहिए कि Zn होता है। पोटेशियम तो आपको याद रखना चाहिए कि K होता है। इस प्रकार आप अगर बोलते चलिएगा तो आपको पूरे संकेत
वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा। आप सक्रिय तत्व कम है कौन, टीन होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है। सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन सा है। सक्रिय कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, आयरन। एल्युमिनियम हो जाएगा सही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, इनमें से कोई नहीं। बर्फ जो है सो जल का ही हिस्सा है, लेकिन वो जल वाष्प भी बोलते हैं तो वो भी तो जल का ही हिस्सा है। तो जल के साथ किसी भी कौन सा ऐसा तत्व जो अभिक्रिया नहीं करता है, नहीं करता है। देखिएगा ऑप्शन है तांबा, मरकरी, चांदा, इनमें से सभी। तांबा, न मरकरी, न चांदी, ये तीनों में से कोई नहीं करता है जो जल से अभिक्रिया करता है, नहीं करता है। सभी हो जाएगा। देखिएगा सीधा आपको यही परीक्षा में पूछेगा, आप इससे ज़रूर देखें। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन सेम है, देखिएगा ऑप्शन बदल दिया है, दूसरा क्वेश्चन बना दिया है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा आपको पता है, देखिएगा ऊपर वाला क्वेश्चन में क्या था, कौन सा तत्व है जो जल के साथ किसी भी अभिक्रिया नहीं करता है। आप इसको सही जवाब दिए थे तांबा, मरकरी, चांदी। उसी क्वेश्चन को नीचे पूछा जा रहा है। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो देखिएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जल के साथ किसी भी अभिक्रिया के सोना करता है। देखिएगा अभिक्रिया नहीं करता, जल के साथ अभिक्रिया करेगा, सोना नहीं करेगा। आपको तत्वों का टैंक बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है। तांबा का टैंक बनाया जाता है, जो कि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। तांबा का बनाएगा नहीं, पानी भरने वाला टैंकर जो देखे हैं से वो लोहा का बनता है, तांबा का कहीं बन सकता नहीं। लोहा के जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जबकि तांबा जो से जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का टैंक नहीं बनाया जाता है। आपको बता दें कि लोहा का टैंक बनाया जाता है जबकि तांबा का टैंक नहीं बनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा आपको नेक्स्ट में बोला गया है कि लोहा के दो प्रमुख अयस्कों के नाम लिखें। आपको लोहा ऐसा लोहा चाहिए कि आपको दो उसका अयस्क का नाम लिखना है। चूँकि देखिएगा यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको लिखे हैं हम कि हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइम Fe3O4। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बहुत स्टूडेंट इससे ही बेसिक चीज़ नहीं नॉलेज रहने पर केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। तो स्टूडेंट बोलते हैं कि केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है। केमिस्ट्री बहुत बेसिक चीज़, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये सब याद रखना है। आपको लोहा के जो प्रमुख हैं से आपको दो बता दिए, हेमाटाइट है और मैग्नेटाइट है। इसका सूत्र Fe3O4 होता है। देखिएगा नेक्स्ट हेमाटाइट कहीं पूछता है हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है। जो हेमाटाइट है से कैसा धातु का अयस्क है, तो हेमाटाइट लोहा का है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है दोस्तों, उलट को पूछ न दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। और बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 2H2O होता है, 2H2O होता है। आप लोग को ध्यान रखना है, बॉक्साइट का सूत्र होता है।
बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम का है। आपको हम ऊपर बताएं लोहा का अयस्क कौन सा है, बताएं। बॉक्साइट भी एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का Al2O3OH होता है। एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है। आपको एल्युमिनियम का प्रमुख देखिएगा, तांबे के कितने अयस्क होते हैं? तांबे के अयस्क जो होते हैं से 2 होते हैं। आपको याद रखना है कि कॉपर गलनास, कॉपर वर कॉपर पायराइट और कॉपर पायराइट होता है CuFeS2 बोला जाता है। आप लोग देखिएगा 2 होते हैं, कॉपर गलांस जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और कॉपर जो है से पायराइट्स होते हैं। आप याद रखिएगा तांबा का 2 महत्वपूर्ण होते हैं इस धातु का अयस्क है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो सके कहानी पूछ दिया जाए कॉपर किस धातु का गलनांश का अयस्क है, आपको बोलना है तांबा का। कॉपर पायराइट किस धातु का अयस्क है? कॉपर तांबा, कॉपर तांबा दोनों बोला जाता है। मरकरी धातु के कौन सा अयस्क है? आपको हम 3 बता दिए हैं। मरकरी धातु के प्रमुख अयस्कों के 2 होते हैं। मरकरी धातु के प्रमुख अयस्क 2 होते हैं, जिसका पहला सिनेवार है। सिनेवार पारा भी बोलते हैं मरकरी का। सिनेवार सेलेनाइड होता है, जो कि सिनेवार होता है HgS होता है। सेलेनाइड का होता है HgSc। आप लोग को ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, हो सके आपको से पूछ दिया जाए कि सिनेवार का सूत्र क्या होगा। HgS होता है। सिनेवार किस धातु का अयस्क है? आपको बोलना है मरकरी यानी पारा Hg होता है, Hg होता है। कमरे देखिएगा, कमरे के ताप पर तुरंत बनाना है मरकरी का है Hg की इसका। देखिएगा मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा ऐसा धातु है जब पाया जाएगा? पारा मरकरी पाया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है दोस्तों। आप इस देखिएगा आपको पूछने दिया कि द्रव अवस्था में कौन सा ऐसा तो धातु पाया जाता है। धातु पूछ दिया तो आपको ये होगा। अधातु पूछता कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, अधातु पूछता तो अलग होगा दोस्तों, लेकिन धातु का पारा मरकरी होता है। कौन सा धातु विद्युत उत्मा का कम चालक होता है? कौन सा धातु? लेड सीसा, लेड सीसा कहते हैं, Pb कहते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जैसे अब देखिएगा यहाँ पर क्या है। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित के कौन सा धातु जो है से अभिक्रिया नहीं करता है? वायु से अभिक्रिया कौन सा नहीं करता है? सोना नहीं करता है। आपको ध्यान रखना, सोना जो वायु से अभिक्रिया नहीं करता है। सोना निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि देखिएगा कुछ रासायनिक का संकेत होता है। आपको यहाँ से 5-7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कंफर्म हो गया आपको इस टॉपिक से। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरह समझिए। देखिए अच्छे तरह समझना चाहिए। देखिएगा पहला है उष्मा रहने पर उष्मा सेपी। उष्मा रहने पर उष्मा सेपी। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, आप लिख रहे हैं तो उष्मा अगर उससे बाहर निकल जा रहा है तो उसका उष्मा क्षेपी बोलते हैं। उष्मा का अवशोषण हो रहा है, उष्मा रहने पर अवशोषण होता है तो उष्मा शोषी बोलेंगे। जब 2 से 1 हो जाए तो संयोजन बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। आप
को आगे वीडियो में बताएंगे विस्तार रूप से संयोजन वियोजन प्रक्रिया क्या होता है। जब 1 से 2 हो जाए तो वियोजन बोलते हैं, जब 1 से 2 हो जाए तो वियोजन बोलते हैं। देखिएगा, जब एक मूलक हटे तो एकल विस्थापन कहा जाता है। जब एक मूलक हट जाए तो एकल विस्थापन, जब 2 मूलक हट जाए तो द्वि विस्थापन होता है। जब श्वसन की क्रिया ऊष्माक्षेपी होता है, शाक सब्जियों का सड़ना या अपघटन होना, ये किया है। आपको इस वीडियो लंबा हो गया, आपको अगले वीडियो में विस्थापन क्या है, द्वि विस्थापन क्या है, आपको एकल विस्थापन क्या है, अगले वीडियो में आपको अच्छे तरह पूरा विस्तार तरफ से आपको समझाएंगे। आप आगे वीडियो ज़रूर देखें, चाहे जितने भी वीडियो बनाए, चाहे जितने वीडियो में अंत हो जाए, आप पूरे वीडियो को देखिएगा, अगला पार्ट जरूर देखिएगा और आप देखना ना भूलिएगा। आपको पूरा केमिस्ट्री अच्छे तरह समझ में आएगा। आप इस वीडियो को तो पूरा बेहतरीन तरीके से आप देखिएगा, क्योंकि आप इस वीडियो को अगर बढ़िया तरह नहीं देखिएगा तो आपको इस वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। केमिस्ट्री की एक एक बात बता दी है, बेसिक चीज़ आपको समझना काम है, हमको बताना काम है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए और इसको दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहले बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर करें।